फीस नहीं ली, ये मैं बिल्कुल अचंभा मानता हूं, आश्चर्य मानता हूं। और थॉम क्रूसो ये सीख के गया है, फिर उसने प्लास्टिक सर्जरी का स्कूल खोला और उस प्लास्टिक सर्जरी के स्कूल में फिर अंग्रेज सीखे हैं और अंग्रेजों ने सीख सीख कर फिर दुनिया में फैलाया है। दुर्भाग्य इस बात का है कि सारी दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी के उस स्कूल का तो वर्णन है, लेकिन इन वैद्यों का वर्णन अभी तक नहीं आया विश्व ग्रंथों में जिन्होंने अंग्रेजों को प्लास्टिक सर्जरी सिखाई थी। और ये क्यों हम रह गए वंचित? हुआ ये कि 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में जब सारी दुनिया में ये रिकॉर्डिंग चल रही थी कि किस देश से क्या आया, किस देश ने दुनिया को क्या दिया, इसके लिए सारा भंडारण हो रहा था, ग्रंथालय बन रहे थे। उस समय चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए हम प्रयास नहीं कर पाए और वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो अब हमें ये करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल सारी दुनिया में जाकर अपने द्वारा दी गई खोजों को स्थापित कराना पड़ेगा, उनका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जरूरत पड़नी है तो उस पर पेटेंट लेना पड़ेगा और जरूरत पड़ेगी तो वर्ल्ड पेटेंट लेना पड़ेगा, विश्व पेटेंट लेना पड़ेगा। और पूरी दुनिया में इस ज्ञान को स्थापित कराने के लिए मुझे लगता है कि भारत स्वाभिमान से अच्छा दूसरा कोई अभियान नहीं होगा। हम इस काम को सारी दुनिया में कराएंगे। एक और रोचक जानकारी देता हूं चिकित्सा से संबंधित। 1710 के साल में एक अंग्रेज भारत आया, उसका नाम था डॉक्टर ओलिवर। ये भारत में आके कलकत्ता में आया, कलकत्ता में इसने घूमा, बंगाल घूमा और घूमते हुए इसने एक डायरी लिखी है। उस डायरी के पन्ने का एक पैराग्राफ सुनाऊंगा आपको। वो ये कहता है कि मैंने भारत में आकर पहली बार देखा कि चेचक जैसी महामारी को कितने आसानी से भारतवासी ठीक कर लेते हैं। आपको मालूम है 17वीं शताब्दी में सारी दुनिया में एक महामारी फैली थी जिसको चेचक कहते हैं। इसमें एक बड़ी चेचक होती थी, एक छोटी चेचक होती थी। अफ्रीका में लाखों लोग मर गए थे इसके कारण। लैटिन अमेरिका में लाखों लोग मरे थे इस बीमारी से। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के हिस्से में लाखों, शायद करोड़ों भी हो सकते हैं, मरे थे 17वीं शताब्दी के आसपास। ये बीमारी फैली थी, महामारी थी, बीमारी नहीं थी। उस दौरान ये अंग्रेज आया भारत में जिसका नाम था डॉक्टर ओलिवर। वो आया कलकत्ता में, तो वो देखता क्या है कि भारतवासी चेचक की बीमारी को लड़ने के लिए टीका लगाते हैं। और वो कहता है कि मैंने दुनिया में पहली बार देखा। और डॉक्टर ओलिवर का नाम बहुत बड़ा नाम है इंग्लैंड में। इंग्लैंड के लोग उसको बहुत इज्जत से याद करते हैं डॉक्टर ओलिवर को। तो वो कहता है मैंने पहली बार आके देखा भारत जैसे देश में चेचक का टीका लग रहा है। और चेचक का टीका लगाने का उसने अपनी डायरी में वर्णन किया है। तो वो लिखता है कि मैं आया कलकत्ते में 1710 के साल में और मैंने देखा कि भारत में उस समय चेचक की बीमारी सबसे कम है। दुनिया के देशों में सबसे ज्यादा है और यहां सबसे कम है। तो इसने कहा कि मैंने खोजना शुरू किया कि यह बीमारी भारत में सबसे कम क्यों है। तो पता चला हर भारतवासी ने चेचक का टीका लगवा रखा है। तो उसका वो वर्णन करता है कि चेचक का टीका एक सुई जैसी वस्तु से लगाया जाता था और वो 3 दिन में किसी भी व्यक्ति को चेचक के प्रति ताकतवर बनाता था, प्रतिकारक शक्ति उसकी दे देता था। और उसके बारे में वो लिखता है कि 3 दिन टीका लगाकर उस व्यक्ति को थोड़ा बुखार आता था। उसके बुखार को ठीक करने के लिए पानी की पट्टियां रखी जाती थी पेट में। 3 दिन में वो व्यक्ति ठीक हो जाता था। एक बार टीका जिसने ले लिया, जिंदगी भर के लिए वो चेचक से मुक्त हो जाता था। वो कहता है कि इतना अद्भुत टीका मैंने दुनिया में पहली बार देखा भारत में। और ये कहानी है 1710 की। अब आपको एक हैरानी होगी जानकर, अंग्रेजों ने चेचक का टीका लगाना भारत से सीखा। ये डॉक्टर ओलिवर सीख के गया कलकत्ता से, लंदन गया। लंदन में इसने डॉक्टरों की सभा बुलाई और उनको कहा कि आपको मालूम है हम चेचक से मर रहे हैं और भारतवासी चेचक से लड़ रहे हैं, उनके पास टीका है इसका। तो कोई अंग्रेज मानने को तैयार नहीं इसकी बात को। वो कहते हैं कि गप मार रहे हो। तो वो कहता है मेरे खर्चे से सबको लेके चलता हूं। तो दोबारा फिर आया, अपने साथ कई अंग्रेज डॉक्टरों को लेके आया
और कलकत्ता के कई इलाकों में घुमाया उनको और दिखाया कि देखो कैसे घर घर में जाके टीका लगाते हैं चेचक का, और बस एक छोटी सी सुई उसको मामूली सा चुभाते हैं, बस उतने में ही इम्यूनिटी होती है 3 दिन के अंदर। फिर उन्होंने पूछना शुरू किया कि इसमें है क्या, तो वो कहते हैं जो भारत में चेचक का टीका लगाने वाले वैद्य हैं ना, वो बताते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, जिनको चेचक हो जाती है उनके शरीर का जो पस होता है वो हम निकाल लेते हैं और सुई की नोक के बराबर किसी के शरीर में प्रवेश करा देते हैं और फिर शरीर उसकी इम्यूनिटी धारण कर लेता है। ये सिद्धांत हमारा है जो दुनिया को हमने दिया। आजकल आधुनिक विज्ञान सिखाता है ना ये टीके के बारे में, पल्स पोलियो अभियान एक चल रहा है, फिर स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, फिर ये बड़ी माता के खिलाफ, फिर इसके खिलाफ, फिर बहुत सारा टाइफाइड के खिलाफ जो चलता रहता है और जगह जगह टीके लगाते रहते हैं। ये टीके लगना सारी दुनिया को भारत ने सिखाया है। और टीके के पीछे का जो दर्शन है कि आप जिस बीमारी से लड़ना चाहते हैं उसी बीमारी के जीवाणु को आप शरीर में प्रवेश कराइए ताकि शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र उसका मजबूत हो जाए। यह सिद्धांत पूरी दुनिया को हमने दिया। बस दुर्भाग्य हमारा यह है कि इस सिद्धांत का जब दुनिया के वैज्ञानिकों के स्तर पर पंजीकरण हो रहा था, रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तब हम वहां हाजिर नहीं थे और इसलिए हमारे नाम से ये दर्ज होने से वंचित रह गया। ये डॉक्टर ओलिवर के नाम से वहां दर्ज है। दुनिया भर के जो रिकॉर्ड्स है ना उनमें डॉक्टर ओलिवर के नाम से ये वर्णित है और डॉक्टर ओलिवर अपनी डायरी में लिख रहा है कि मैंने कलकत्ता में आके सीखा है इसको। तो डॉक्टर ओलिवर के पहले ये चेचक के बारे में अगर लिखना होगा तो उन वैद्यों के बारे, और डॉक्टर ओलिवर अपनी डायरी में लिखता है कि ये जो वैद्य हैं इनको मैंने पूछा कि आपको किसने सिखाया, तो वो कहते हैं हमारे गुरु ने सिखाया। उनको किसने सिखाया, उनके गुरु ने सिखाया। तो कहता है कम से कम भारत में पिछले 1500 साल से ये टीका लग रहा है और ये बात है 1710 के आसपास। वो कहता है 1500 साल से कम का इतिहास नहीं निकलेगा भारत में चेचक के टीके का। और अंत में वो कहता है कि भारत के ये जो वैद्य हैं ये इनको प्रणाम करना चाहिए, इनका वंदन करना चाहिए, इनका अभिनंदन करना चाहिए कि निशुल्क रूप से ये सेवा देने के लिए एक एक घर में जा रहे हैं और लोगों को चेचक जैसी महामारी से बचा रहे हैं। हम अंग्रेजों को इन्होंने बिना किसी शुल्क के ये ज्ञान सिखाया है। हम इनके जितने ज्यादा आभारी हो सके उतना अच्छा होगा, ये डायरी के अंत में लिखता है। लेकिन दूसरे अंग्रेज उसकी डायरी का ये अंतिम हिस्सा गायब करके उसको अपने नाम से प्रकाशित करवाते हैं और सारी दुनिया आज ये मान के बैठी है कि चेचक के टीके का आविष्कारक डॉक्टर ओलिवर था, वो भारत था, ओलिवर ने आके यहां सीखा था। और एक दो रोचक बातें मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे भारत के बारे में, जो दुनिया की हमने दिया है, क्या क्या हमने दिया है दुनिया को। थोड़ा तकनीकी पे आता हूं। लोहा बनाने की जो टेक्निक है वो पूरी दुनिया को भारत ने सिखाई और लोहे से भी एक अच्छा शब्द अगर मैं बोल सकूं तो स्टील बनाने की जो तकनीक है वो सारी दुनिया को हमने सिखाई। ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व है, आपको भी थोड़ी देर में ये गर्व की अनुभूति होगी। सारी दुनिया को स्टील बनाना सबसे पहले भारत ने सिखाया। दुनिया में सबसे पहले स्टील भारत में बना और स्टील आप जानते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। आज अगर आप स्टील बनाने की किसी भी फैक्ट्री को देखने जाएं और उस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कच्चे लोहे से, लोहे के अयस्क से, आयरन ओर से स्टील बनाना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। और वो टेक्नोलॉजी इस देश में बहुत साल पहले विकसित हुई। एक अंग्रेज आया हमारे देश में जिसने सर्वेक्षण किया 1795 में। उस अंग्रेज के सर्वेक्षण के कुछ वाक्य सुनाता हूं आपको। अंग्रेजी में उसने लिखा, मैं आपको हिंदी में सुना रहा हूं। वो कहता है कि भारत में स्टील बनाने का काम पिछले 1500 साल से हो रहा है। 1795 माने 1800 मान लो, और 1800 से 1500 साल घटा दो तो तीसरी शताब्दी से
ईसा के जन्म के 300 साल के बाद क्या समय निकलता है, तीसरी शताब्दी से इस देश में स्टील बनाने का काम हो रहा है। वो कहता है कि मैंने जो सर्वेक्षण भारत में किया है, भारत का पश्चिमी इलाका, पश्चिमी भारत आप जानते हैं, ये महाराष्ट्र, ये गुजरात और थोड़ा मध्य प्रदेश का इलाका, और वो कहता है भारत का पूर्वी इलाका, बंगाल है, आसाम है, उड़ीसा है, झारखंड उसमें आता है, और थोड़ा सा दक्षिणी इलाका, 3 इलाके की बात कर रहा है। तो इन 3 इलाकों में मैं घूमा हूं और अब तक मैंने भारत में स्टील बनाने के 15,000 छोटे फैक्ट्री चलते देखे। अपनी आंखों की वर्णन कर रहा है वो, कह रहा अब तक मैं घूमा हूं इतने इलाके में 15,000 छोटी फैक्ट्रियां, स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज उसने लिखा है, 15,000 छोटी फैक्ट्रियां स्टील बनाने की भारत में चल रही हैं 1795। और वो कहता है कि हर फैक्ट्री में एक दिन में 500 किलो तक स्टील आराम से बनता है। और वो कहता है कि हर एक फैक्ट्री 24 घंटे चलती है और उसमें मजदूरों की 3 पालियां हैं, 8-8 घंटे की 3 पाली में काम होता है, 24 घंटे फैक्ट्री चलती है। और ये फैक्ट्री को जो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण लगता है वो लोहा गलाने वाली भट्टी है, जिसको आज हम अंग्रेजी में कहते हैं ना ब्लास्ट फर्नेस। कच्चा लोहा है, वो ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है, फिर ब्लास्ट फर्नेस में तापमान बढ़ाया जाता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान पहुंचता है तब लोहा पानी की तरह से उबलता है, फिर उसको निकाला जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, फिर उसमें निकिल क्रोमियम जैसी चीजें मिला के स्टील तैयार होता है। तो वो कह रहा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्री का उपकरण है वो है भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस। और वो कहता है कि मैंने हिसाब निकाला है कि भारत में स्टील बनाने वाली किसी भी फैक्ट्री की जो ब्लास्ट फर्नेस है उसको बनाने का खर्चा सिर्फ 15 रुपए आता है। और ये 15 रुपए का आंकड़ा है 1795 का। आज के हिसाब से अगर आप इस आंकड़े को समझने की कोशिश करेंगे तो 300 का गुणा कर दीजिए, तो 15 में 300 का गुणा कर दीजिए तो 15 × 45, माने 4,500 रुपए में ब्लास्ट फर्नेस बन के तैयार हो जाती है। फिर वो कह रहा है कि एक ब्लास्ट फर्नेस एक दिन में आराम से 1 टन लोहा बना लेती है, स्टील बना लेती है। और वो कहता है कि 1 टन स्टील बनाने में भारत के जो कारीगर हैं उनका खर्चा मात्र 80 रुपए आता है। 1 टन का माने हो गया 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम स्टील बनाने का खर्चा 80 रुपए। तो आप जरा कल्पना करिए 1 किलो स्टील बनाने का खर्चा 80 पैसे। और आपको मालूम है इस समय 1 किलो स्टील कितने में बनता है? 40 रुपए। 1795 में हम भारतीय तकनीक से स्टील बनाते थे तो 1 किलो स्टील बनाने का खर्चा 80 पैसे आता था। अब यूरोप के देशों की नकल करी हुई तकनीक से हम स्टील बनाते हैं और 1 किलो स्टील बनाने का खर्चा आता है 40 रुपए। आप बताओ टेक्नोलॉजी वो सुपर्ब थी या आज की सुपर्ब? और आगे लिखता है वो कि हमारे देश में ये स्टील बनने में जो छोटी फैक्ट्रियां हैं वो 10 घंटे लगाती हैं और 10 घंटे में स्टील बनके तैयार हो जाता है। और वो कहता है कि सभी 15,000 जो स्टील बनाने की फैक्ट्रियां हैं इनमें एक दिन में 7,500 मीट्रिक टन लोहा बनता है और एक साल में लगभग 27.5 लाख मीट्रिक टन लोहा तैयार होता है, माने स्टील तैयार होता है। और इस स्टील की सरिया बनती है और ये सरिया भारत से यूरोप में बिकने के लिए जाती है और भारत का स्टील यूरोप के बाजारों में प्रीमियम प्राइस पर बिकता है, माने सबसे महंगी कीमत पर बिकता है, क्योंकि भारत के स्टील की तुलना में दुनिया का कोई स्टील ठहरता नहीं। और अंत में वो लिख रहा है अपनी डायरी में कि भारत का स्टील यूरोप के बाजारों में जब बिकता है तो भारत के व्यापारी उस स्टील के बदले में अगर सोने की मांग करें तो भी व्यापारी सोना देने को तैयार होते हैं, क्योंकि उस क्वालिटी का स्टील दुनिया में कोई नहीं बना सकता। और वो कई बातें कह रहा है। एक बात कह रहा है कि भारत के स्टील को प्रीमियम प्राइस क्यों मिल रहा है दुनिया के बाजार में, तो कहता है कि भारत का स्टील ऐसा अद्भुत है जिसमें जंग नहीं लगता। और आप जानते हैं
भारत में इस तरह का स्टील बनाने की हजारों साल से परंपरा है जिसमें जंग नहीं लगता। आप जाइए, मेहरौली नाम का एक गांव है दिल्ली में, उसे देखकर आइए। वहां एक लौह स्तंभ खड़ा हुआ है, सैकड़ों साल से बारिश में भीग रहा है और सैकड़ों साल से हवा के थपेड़े खा रहा है, लेकिन उस लौह स्तंभ में 1 इंच मात्र अभी तक जंग नहीं लगा है। ये भारतीय स्टील की क्वालिटी का नमूना है। तो जो अंग्रेज कह रहा है ना कि भारत का स्टील प्रीमियम प्राइस पे बिकता, वो कहता है इसलिए बिक रहा है क्योंकि ये सबसे अच्छी क्वालिटी का है। और वो कहता है कि दुनिया में भारत के बाद अगर सबसे अच्छा स्टील कोई बना सकता है तो वो स्वीडन है, लेकिन स्वीडन में स्टील बनाने का खर्चा भारत में स्टील बनाने के खर्चे से 100 गुना ज्यादा आता है। हम 80 रुपए का 1 टन स्टील बना लेते हैं और स्वीडन में 8,000 रुपए का 1 टन स्टील उस समय बनता है, 1795। और वो कहता है कि भारतवासियों को अपनी इस कला पर और अपनी इस हुनर पर गर्व होने की जरूरत है कि सारी दुनिया में जब कोई नहीं जानता वो तकनीक उनको आती है। और अंत में वो कहता है कि भारत की जो स्टील बनाने की ब्लास्ट फर्नेस है, जो भट्टी है, वो इतनी हल्की है कि उसको बैलगाड़ी में रख के कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, दूसरे से तीसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। वो कहता है ये पोर्टेबल है, मूवेबल है, जबकि यूरोप के देशों की जो भट्टियां हैं वो स्थायी हैं, उनको उखाड़ कर कहीं नहीं ले जा सकते। अगर उखाड़ना पड़ता है तो भट्टी टूट जाती है, लेकिन भारतवासी इतने हुनरमंद हैं, इतने कौशल वाले हैं कि भट्टी बनाते हैं, उसको बैलगाड़ी में रख के एक गांव से दूसरे गांव ले जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ये भारतवासियों को कितना ज्ञान है कि एक साधारण सी भट्टी में 1400 डिग्री तापमान पैदा कर लेते हैं। आप जानते हैं 1400 डिग्री तापमान पैदा करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और ये भी तब 17वीं शताब्दी में। आज तो हम बिजली की मदद से चाहें तो 2000 डिग्री 3000 डिग्री तक जा सकते हैं, लेकिन जब बिजली नहीं थी तब हम 1400 डिग्री का तापमान पैदा कर सकते थे। और वो कहता है कि इसके लिए एक सबसे बड़ा कारण है कि भारत में सबसे अच्छे किस्म का लोहा मिलता है और सबसे अच्छे किस्म का कोयला मिलता है। उस कोयले और लोहे के सम्मिश्रण से ये स्टील बनता है। कोयला 1400 डिग्री तापमान पैदा कर देता है और लोहा उसमें गल जाता है और स्टील बना देता है। तो स्टील बनाना सारी दुनिया को हमने सिखा। ये जो अंग्रेज है जो आया भारत में सर्वेक्षण किया, इसने सीखा और सीखने के बाद ये लंदन गया। लंदन में जाके इसने एक स्कूल खोला, मेटलर्जी का स्कूल खोला, उसमें स्टील बनाना अंग्रेजों को